अच्छा, now what we people have to see, अब ना इधर देखो, ये जो पूरे का पूरा है आपके पास, इसमें आपके पास दो रिएक्टेंट्स हैं, एल्काइल हैलाइड है और वाटर है, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इंटरमीडिएट, इधर इंटरमीडिएट स्पीशीज बन रही है। आई एम सिंपली कंसर्न विद द वन जो यहाँ पे ये लिखी हुई है, एंड देन ओवर हियर यहाँ पे आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आ रहे हैं। इस पूरी की पूरी चीज को, इस पूरी की पूरी चीज को अगर आप लोग मैम यानी कि दो पीक्स होंगी इसमें। हाँ, इसके अंदर जो है ना, हमने पूरी चीज को, इस पूरे रिएक्शन को ना दो चीजों में ना डिवाइड करना है। बीच में इंटरमीडिएट आ जाएगा फिर। बीच में इंटरमीडिएट आएगा, उसमें एक साइड आपकी एंडोथर्मिक बनेगी, एक साइड जो है वो आपकी एक्सोथर्मिक बनेगी। ठीक है, अच्छा अब देखो, यहाँ पे आपके पास ये जो रिएक्टेंट्स हैं, और हम लोग कंसिडर करेंगे कि ये जो आपके पास चीज है ये प्रोडक्ट है। इस सारी की सारी चीज को पीपल आर गोइंग टू डिवाइड इनटू टू पाथवेज, दो में। प्रोडक्ट्स जो है इसको एज अ प्रोडक्ट कंसिडर करेंगे। इट इज अबव फ्रॉम द रिएक्टेंट लेवल। ये कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन होगा, एंडो या एक्सो? एंडो हो जाएगा। एंडो हो जाएगा। कैसे एंडो होएगा? वो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स आता है रिएक्टेंट से। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है रिएक्टेंट से, ठीक है। तो इसका मतलब है जो जहां तक उसने इंटरमीडिएट बनाया है वो आपके पास एंडोथर्मिक पार्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला जो सेकंड पार्ट होगा ना, ये आपका फ्रॉम दिस कंपाउंड टिल दिस कंपाउंड हो जाएगा। अब ये तुम्हारे पास एक्सो आ जाएगा, क्योंकि नहीं, प्रोडक्ट ट्रांजिशन स्टेट 1 और 2 में क्या फर्क है? ट्रांजिशन स्टेट 1 और 2 को अभी तुम इतनी डिटेल के अंदर मत जाओ, आपके पास जो आएगा ना, बिकॉज आई हैव कॉपिड इट फ्रॉम नेट। तो हमने हमने जो रिएक्शंस किए हैं उसके बीच में सिर्फ एक ही ट्रांजिशन स्टेट को हमने रखा हुआ है, हमने उसकी मल्टीपल फॉर्म्स नहीं की हुई। तो यहाँ पे जो आपके पास आएगी दैट वुड बी जस्ट वन सिंगल ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होगा, उन्होंने जो भी लेबल करके दिया होगा वो आपको यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर दिया होगा। तो हमने इस स्टेप ए से जाना है बी में, और फिर बी से जाना है सी में। तो ए बी को हम एक टाइप ऑफ रिएक्शन कंसिडर करेंगे और बी और सी को हम दूसरा टाइप ऑफ रिएक्शन कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये वाले आपके जो रिएक्टेंट्स हैं ये कन्वर्ट जिस वक्त होंगे प्रोडक्ट्स के अंदर। तो उसने कहा कि प्रोडक्ट्स जो है दे आर एट हायर एनर्जी लेवल देन द रिएक्टेंट्स, का मतलब है उन्होंने एनर्जी जो है वो क्या की है, गेन की है। तो दिस इज योर एंडोथर्मिक साइड। उसके बाद जो यहाँ पे आपके पास आएगा, यहाँ पे ये आपका रिएक्टेंट बन जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट इज एट अ लोअर एंड एज कम्पेयर टू द रिएक्टेंट्स। इसका ये मतलब है कि प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है फ्रॉम द रिएक्टेंट्स। जब प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है फ्रॉम द रिएक्टेंट्स, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हम इसको कहेंगे ये सारा का सारा जो अमाउंट ऑफ एनर्जी थी वो उसने रिलीज आउट कर दिया, ये एक्सोथर्मिक हो गया। सो दिस इज, ये जो बीच में एक फरो से आ रहा है, एक डिप से आ रहा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। आपने इसी पॉइंट से जो है इसको एक पार्ट ऑफ द रिएक्शन कंसिडर करना है, इसको आपने दूसरा पार्ट ऑफ द रिएक्शन कंसिडर करना है। आई होप थिंग्स आर क्लियर एट दिस पॉइंट। अच्छा मैम, जी इंटरमीडिएट टाइप से भी फर्क पड़ता है, जैसा प्राइमरी होगा तो या सेकेंडरी या बिल्कुल टर्शियरी होगा? बिल्कुल, इंटरमीडिएट टाइप से भी फर्क पड़ता है। उसके अंदर ये होगा कि ये जो आपकी इंटरमीडिएट टाइप है ना, उसमें अगर तो ये फरो में आ रही है तो सही है, लेकिन अगर ये जस्ट इन केस ये फरो में नहीं आ रही, कहीं ऊपर आ रही है, तो वो टाइप ऑफ रिएक्शन जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन दिस इज द वन फॉर SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म्स। तो दिस इज द वन जो कि ज्यादा अप्लाई होगी। जी बोलें। सर मैम, वो जो एक हमने पढ़ा था ना जिसमें डायरेक्टली भी एक होता था और एक टू स्टेप्स में होता था। अच्छा, एनालिसिस के अंदर जो है ना, देयर आर टू मेन टेक्निक्स दैट पीपल हैव टू फॉलो। एक IR थी जिसका लेसन हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हुए हैं, और IR जो है वो सिर्फ आपको एक चीज के अंदर हेल्प करता है, वो सिर्फ आपको ये बताता है कि जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा। इससे ज्यादा IR आपको कोई हेल्प नहीं करेगा।
नेक्स्ट जो है दैट इज मास स्पेक्ट्रोमीट्री। मास स्पेक्ट्रोमीट्री में ये जो शुरू वाले 2 ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं, आई होप दैट यू आर एबल टू रीड दीज। एक उसने कहा है कि एनालिसिस ऑफ मास स्पेक्ट्रम इन टर्म्स ऑफ मास टू चार्ज वैल्यू एंड आइसोटोपिक अबंडेंस। ये वो चीज़ है जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर की हुई थी। इसको जो है ना, मैं अभी तो मैं दोबारा फिर रिवाइज करवा रही हूँ। दूसरा उसने कहा था कैलकुलेट करना है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट गिवन द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आइसोटोप्स और उसके मास स्पेक्ट्रम। ये 2 वो चीजें हैं जो कि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। 3, 4, 5 एंड 6 आर द न्यू वंस जो कि A2 से उन्होंने AS के अंदर किया हुआ है, एंड दीज आर द वंस दैट वी पीपल हैव टू डिस्कस टुडे। तो सबसे पहले तो जो है ना हम लोग जाएंगे जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हुए हैं उसके अंदर, अच्छा पहले भी पढ़ाते हुए मैंने ये बात कही थी कि नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि हो क्या क्या रहा है, सेटअप क्या है। यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को इस डायग्राम के अंदर ये पता होना चाहिए कि हाँ ये चीजें होती हैं। वेपराइज सैंपल डालते हैं, ये सैंपल जो है वो किसी एलिमेंट का भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं क्लोरीन का एलिमेंट भी डाल सकती हूँ, मैं ब्रोमीन का एलिमेंट भी डाल सकती हूँ, मैं यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड भी डाल सकती हूँ, ठीक है, लेकिन इट हैज टू बी इन वेपराइज्ड फॉर्म। फिर उसकी आयोनाइजेशन होती है। अब ये जो आयोनाइजेशन है इसका ये मतलब होता है कि देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस टू दिस आयोनाइजेशन। समटाइम्स क्या होता है कि आपके पास अगर क्लोरीन का सैंपल है, उसको उसकी एटॉमिक फॉर्म के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं, Cl के 2 एटम बना लेते हैं, एंड देन इसकी आयोनाइजेशन करते हैं कि इसको हिट करते हैं एक इलेक्ट्रॉन के साथ, तो इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो लूज हो जाता है। जब वो लूज हो जाता है तो इसके ऊपर आ जाता है Cl+ का चार्ज। ये जो Cl+ का चार्ज है, दिस इज द वन विच इज रिस्पॉन्सिबल कि वो इसको इस पाथ में से जो है वो मूव करवाता है। एंड देन जब इसमें से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, समटाइम्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, समटाइम्स इलेक्ट्रिकल होती है, वो डिफ्लेक्ट होता है यहाँ से। डिफ्लेक्शन के बाद, अच्छा डिफ्लेक्शन बड़ा मैटर करती है। अब डिफ्लेक्शन इस तरह से है कि डिफ्लेक्शन समटाइम्स इट कम भी हो सकती है, मैक्सिमम भी हो सकती है, और बिल्कुल ऐसी हो सकती है जिसका कोई फर्क ही ना पड़ा, बिल्कुल सीधा चला जाए, ये वाला चांस भी हो सकता है। तो जहाँ पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है उसका ये मतलब है वहां पे उसका मैस बहुत कम था, इस वजह से वो उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ। जहाँ पे मैसेज ज्यादा है वहां पे डिफ्लेक्शन कम होगी, सॉरी हाँ वहां कम होगी। अच्छा, नाउ द नेक्स्ट थिंग ओवर हियर इज कि ये जो आपके पास Cl+ है ये जाके यहाँ पे चार्ट में रिकॉर्ड होगा। ये हमने सेटअप सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर ये पॉइंट्स हैं, बट यहाँ पे इसके बेसिकली सवाल में वो पूछेंगे नहीं। नंबर 1 यू हैव टू नो कि सैंपल हैज टू बी वेपराइज्ड। नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नो कि वो आयोनाइज हुआ। अच्छा, इसके बाद जो अगली चीज वो पूछेगा वो आपके पास आएगा ग्राफ। ये जो स्पेक्ट्रम आएगा, इस स्पेक्ट्रम को जो है वो हमने एनालाइज करना है। वही स्पेक्ट्रम है जो चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम लोग कर चुके हुए हैं। एक्स एक्सेस के ऊपर मास टू चार्ज रेशियो है, ये जो चार्ज है, ये जो Z है, इट हैज टू बी +1। +2 के चांसेस हैं, लेकिन जब आप बार बार उसी चीज को रिपीट करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा ये +2 के चार्ज की वजह से पीक आ रही है। सेकेंड थिंग इज ये जो आपके पास पीक्स हैं और Y एक्सेस के ऊपर रिलेटिव अबंडेंस है। अब उसने कहा ये मास स्पेक्ट्रम है बोरॉन का। 10th के ऊपर पीक आ रही है, 11 के ऊपर पीक आ रही है। 11 की पीक जो है वो आपके अप्रोक्सीमेटली 100% है, और जो 10th की पीक है वो यहाँ से पढ़ोगे तो अराउंड अबाउट 20 to 25 आ रही है। अब 20 to 25 जो है ना वो उसकी रिलेटिव अबंडेंस बता रही है। अब इसको देखो यहाँ पे नीचे, बोरॉन 10 की उसने 23 दी है, बोरॉन 11 की उसने 100 दी है। चलो ठीक है, ये दोनों आइसोटोप्स की हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस आ गई। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इन रिलेटिव अबंडेंस से उसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास है ना उसको निकालते हैं। 23 जो है वो उसकी अबंडेंस थी, मल्टीप्लाइड बाय 10 उस आइसोटोप का मास था, प्लस 100 जो है उसकी अबंडेंस थी, मल्टीप्लाइड बाय 11 उस आइसोटोप का मास था, इक्वल्स टू ये आंसर आ गया। अब इसको तुमने डिवाइड करना है। जस्ट सपोज अगर वो कह रहे हैं कि मेरे पास 123 एटम्स नहीं है तो 123 से डिवाइड करोगे। अगर तुम्हारा उसने कहा कि मैंने 100% में से निकालना है तो उसको तुम डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे। अनदर एग्जांपल इज ऑफ जिरकोनियम। अच्छा, अब
I will mainly focused on the mass spectrum of chlorine and bromine, इसलिए क्योंकि ये हमें ज्यादा आगे हेल्प आउट करेगा। अच्छा, अब मास स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरीन है, क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं। कौन से दो आइसोटोप्स हैं? क्लोरीन 35 है, क्लोरीन 35 है और क्लोरीन 37 है। अच्छा, अब क्लोरीन 35 और 37 की जिस वक्त हमारे पास मास स्पेक्ट्रम आया है वो इस तरह का आया कि 35 के ऊपर पीक है और 37 के ऊपर पीक है। 1 और 3 का ये मतलब है कि जो 37 की पीक है इट इज 1 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ द 35। ठीक है, इससे अगर हम लोग रेशो निकालेंगे तो ये 75 बनती है, ये 25 बनती है। ठीक है, अब जहां पे भी आपके, इस बात को आपने हमेशा याद रखना है कि क्लोरीन के जो दोनों आइसोटोप्स हैं उनकी अबंडेंसेस के अंदर जो आपके पास परसेंटेज डिफरेंस आ रहा होता है वो आ रहा होता है 3:1। 3:1 का ये मतलब होता है कि जो क्लोरीन 35 है इट इज 3 टाइम्स मोर अबंडेंट देन क्लोरीन 37। अच्छा, अब जब आपके पास ये क्लोरीन, अच्छा ये तो बड़ा सिंपल सा उसने दे दिया क्लोरीन का, लेकिन ये नहीं होता कि हमारे पास सिर्फ दो ही पीक्स हैं। हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास आती है पीक इस तरह की, एक कंबाइंड ग्राफ देख लेते हैं, ये वाला एक 35 के ऊपर आई हुई थी, ठीक है, जो 3 टाइम्स इन लेंथ थी। एक आपके पास जो है वो 37 की आई हुई थी। अच्छा, अब ये वाला जो पार्ट ऑफ द ग्राफ है ना, इसको मैं तुम्हें अलग से करके दिखाऊंगी। दिस इज द होल ग्राफ ऑफ फ्लोरीन सैंपल। इस पोर्शन को मैं अलग से करके दिखाऊंगी ताकि वहां से तुम लोग इजीली स्केल को रीड आउट कर सको। फिर हम इसको कंबाइन देखेंगे। अच्छा, ये देखो, अब आपके पास आ रही है 70 के ऊपर, 72 के ऊपर, 74 के ऊपर। अब 70 के ऊपर किस तरह से पीक आ सकती है, जिसका ये मतलब है कि वो जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल टूटा ही नहीं। वो Cl, जो आपके पास Cl2 आया था, जो आपके पास Cl2 आया था वो Cl2 डायरेक्टली आयोनाइज होके उसने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्लोरीन के दो एटम है, तो हो सकता है एक क्लोरीन 35 का हो और दूसरा भी क्लोरीन 35 का हो। 35 + 35 करेंगे तो 70 आएगा, और उसके आने के हमारे पास जो चांसेस हैं, जो लेंथ है, जो परसेंटेज अबंडेंस है, दैट इज 9 एंड दिस इज व्हाट यू पीपल हैव टू मेमोराइज एज वेल। कि अगर आपके पास पूरे क्लोरीन मॉलिक्यूल की जो है ना वो स्पेक्ट्रोस्कोपी कर रहे हैं तो वहां पे 9, 6 और 1 की रेशियो आएगी। अब 9 का क्या मतलब है, 6 का क्या मतलब है, 1 का क्या मतलब है और 6 किसके लिए आ रही है। तो हमने ये कंक्लूड किया है कि अगर क्लोरीन के दोनों एटम्स आपके पास 35 + 35 में, तो ये आपके पास 70 उसका रिलेटिव मैस आ रहा है, या एटॉमिक मैस, एटॉमिक तो नहीं होगा, मॉलिक्यूलर मैस होगा, और उसकी जो परसेंटेज अबंडेंस है दैट इज 9। क्योंकि ये these are more abundant in nature as compared to the other isotope। दूसरा उसने कहा है कि 72 के ऊपर आ रहा है, इसका ये मतलब है कि क्लोरीन का एक आइसोटोप 35 का होगा, दूसरा आइसोटोप होगा 37 का। सही है, इसको ऐड करोगे तो 72 बनेगा। इसकी जो उसने अबंडेंस निकाली है वो उसने 6 निकाली है। तीसरा जो आपके पास मॉलिक्यूल आया है उसका ये मतलब होगा उसके दोनों के दोनों जो हैं आपके पास एटम्स जो उसके अंदर होंगे वो 37 वाले होंगे और आपके पास 74 हो जाए। तो हर एक में आपके पास 2 का डिफरेंस आ रहा है। ये 2 का डिफरेंस जो है ना, अभी याद कर लो, इसकी टर्म मैं तुम लोगों को अभी नहीं बता रही। जब हम लोग इनकी पीक्स को, की टाइप्स को डिस्क्राइब करेंगे तब पता चलेगा कि M+2 क्या होती है और M+4 क्या होती है। लेकिन यहाँ पे फिगर आउट कर लो कि 70 से 72 में जब जा रहे हैं तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो 72 से जब 74 में जा रहे हैं अगेन 2 का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन अगर तुम 70 को रेफरेंस रख रहे हो तो यहाँ 72 का डिफरेंस है, 74 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस बन रहा है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस बन रहा है। अच्छा, उसके बाद उसने ये कहा द रिलेटिव हाइट ऑफ द 70, 72 एंड 74 लाइंस आर इन द रेशियो ऑफ 9:6:1। ठीक है, उसने कहा है सिर्फ आप इस रेशियो को रिमेंबर रखें और इसके पीछे जो वर्किंग है उसमें वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट पर्टिकुलर डिटेल। ये आपके पास हो गया क्लोरीन का। अब ये देखो, ये उसने ओवरऑल स्पेक्ट्रम दिया है जो आपके पास 35 पे आ रहा है। ठीक है, ये Cl35 का है, ये उसके जो एटॉमिक आयंस हैं ये उनका आ रहा है, ये 35 कर लो, ये 37 कर लो, और ये जो उसके मॉलिक्यूलर आयंस हैं ये सारे का सारा उधर वहां पे आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ तक कोई मसला?
नो मैम। अच्छा अच्छा, तो जिस वक्त आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को करोगे ना, तो उसका जो पहला स्टेप है वेपराइजेशन भी होगी, सेकेंड स्टेप जो है उसका आयोनाइजेशन भी होगी। लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन एन एग्जाम्पल ऑफ एन अल्कोहल हियर, अब वहां पे क्या होगा, क्योंकि ये बड़ा मॉलिक्यूल है और वो जो हम लोग उसकी आयोनाइजेशन कर रहे हैं, ये पूरे का पूरा जो मॉलिक्यूल है जब आप इसको इसके आयन में कन्वर्ट करोगे ना, देखो उसने C2H5OH लिखा है, एथेनॉल का मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन से बम्बार्ड किया है, आयन बनाना है ना। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस पूरे मॉलिक्यूल में से कहीं से एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा, उसके ऊपर क्या चीज आएगी, उसके ऊपर पॉजिटिव या +1 का साइन आ जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन क्यों लिखे हुए प्रोडक्ट साइड पे, एक तो जिससे बम्बार्ड हुआ था और एक वो वाला इलेक्ट्रॉन जो इसने यहाँ से निकाला है। नाउ दिस होल थिंग C2H5OH जो कि रेड में लिखा हुआ है, दिस इज अ मॉलिक्यूलर आइन। अच्छा, अब ये जो मॉलिक्यूलर आइन है उसने कहा है कि द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट दैट इज अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल। इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास हम लोग लेते भी नहीं है, वैसे भी जब हम लोग एटॉमिक मासेस के बारे में बात कर रहे होते हैं तो नेग्लिजिबल होता है। तो मॉलिक्यूलर आइन हैज द सेम मास एज दैट ऑफ MR ऑफ द मॉलिक्यूल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। क्यों बात लिखी हुई है, इसलिए क्योंकि जिस वक्त तुम नीचे जाओगे ग्राफ में, अब मुझे ये बताओ जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कि C2H5OH का मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। 12 into 2 करो, 12 into 2 plus 5 into 46 मैम। हाँ +1, कितना बोला तुमने, 46। ये जो 46 मास है, अब जब मैं नीचे लाइन दिखाऊंगी, जब मैं तुम्हें नीचे ग्राफ दिखाऊंगी इसका पूरा, इसकी पीक दिखाऊंगी, तो 46 जो है ना, दैट इज द वेरी एंड वैल्यू। इससे हमें पता चलेगा कि मैंने जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल की का ये ग्राफ आया है, ये जो स्पेक्ट्रोग्राम आया है मेरे पास, वो जो मॉलिक्यूल है उसका जो MR था दैट वाज 46। अच्छा, अब तुम लोग देखो कि यहाँ पे तुम्हारे पास 45 के ऊपर भी पीक आ रही है, यहाँ 44 के ऊपर भी पीक आ रही है, यहाँ पे 31 के ऊपर भी पीक आ रही है, 15 के ऊपर भी पीक आ रही है। ये पीक्स आखिर हैं किस चीज की? ये जो पीक मैंने अभी सिर्फ फाइनल एक पीक बताई है, ये M+ पीक है। M+ का मतलब होता है कि मॉलिक्यूलर आइन है और उस मॉलिक्यूलर आइन के ऊपर +1 का चार्ज है, ठीक है। और ये इसका जो आपके पास रिलेटिव इंटेंसिटी के ऊपर जो आ रही है, ये तो वो ये बताएगा ना कि कितने % वहां पे प्रेजेंट है, लेकिन जो उसके एक्स एक्सेस के ऊपर वैल्यू है 46 की वैल्यू, वो आपको उसका पूरे का पूरा मॉलिक्यूलर आइन का मॉलिक्यूलर मास बताएगा। अच्छा, ये एक बात याद करने वाली है। दूसरी बात ये बात है कि देखो, ये जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ही वहां जाके आपको एक पीक दे दे। दिस मॉलिक्यूल विल स्प्लिट अप। वो जो स्प्लिटिंग अप होती है ना, उसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। कि आपके पास ये जो C2H5OH पॉजिटिव है, ये स्प्लिट हो जाएगा इनटू CH3। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया कि आपके पास जब ये CH3 अलग हो जाएगा तो बाकी तुम्हारे पास क्या रहेगा, CH2OH। चांसेस आर ये भी हो सकता है कि C2H5 अलग हो जाए और OH अलग हो जाए। अब हम इस चीज को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसके लिए तुम लोगों ने क्या करना है, कुछ वैल्यूज याद करनी है। वो वैल्यूज ये हैं कि अगर तुम्हारे पास पीक आएगी 15 के ऊपर, हम अपनी ग्राफ में जाके देखते हैं 15 के ऊपर पीक है, ये भी देख लो अगर 15 के ऊपर पीक आएगी तो इसका मतलब है कि वहां पे CH3 प्रेजेंट है। 12 जो है, 12 तुम्हारे मैम ये मास ऑफ कंपाउंड्स है बस। ये हाँ ऐसे ही है। ये देखो 12 है तुम्हारे पास कार्बन, एक कार्बन मल्टीप्लाइज बाय 3 into 1 इज इक्वल टू 15। इसका मतलब है कि वहां पे तुम्हारे पास CH3 की पीक आ रही है। अभी जाके देखते हैं ग्राफ में, ग्राफ में जाके देखो तुम्हारी 15 के ऊपर पीक आ रही है, इसका मतलब है कि वो जो फ्रेगमेंट हुआ तुम्हारे पास CH3 का फ्रेगमेंट बना है। फिर उसके बाद जो है, अब हम देखते हैं कि हमने ये भी डिसाइड किया था कि हो सकता है वहां पे C2H5 की पीक आ रही है। जाके देखते हैं 29 के ऊपर पीक आ रही है कि नहीं आ रही। Let's go and see over there. 29 के ऊपर भी हमारे पास पीक बन रही है, ठीक है। ये पीक सिर्फ उन फ्रेगमेंट्स की पीक हैं जो कि ये पूरे मॉलिक्यूल ने टूट के बनाई। यहाँ तक बात समझ आ गई है? यस मैम। ठीक है। अच्छा, जहां पे मसला हो आप लोग मुझे वहीं पे बताएंगे, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट कम्स कि ये तो हमारे पास वो चीज है ना कि हमारे पास 46 हमने ये भी कंक्लूड किया था कि दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। 46 के ऊपर हमारे पास आखिरी पीक आई है। इफ यू पीपल लुक वेरी क्लोजली हियर, हमारे पास ना एक और पीक भी है। कोई मुझे बता सकता है ये पीक जो है वो मॉलिक्यूलर मास से एक ज्यादा कैसे आ गई है? मैम उसने हो सकता है किसी और के साथ रिएक्ट कर लिया हो, जैसे कार्बन या हाइड्रोजन के साथ। नहीं, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं हुई। यहाँ पे सिर्फ ये हुआ है कि यहाँ पे हमने कार्बन का कौन सा आइसोटोप लिया हुआ है? 14। नहीं, 30। नो नो नो, यहाँ पे कौन सा लिया हुआ है? इधर इधर। हमने रिलेटिव लिया हुआ है ना। हाँ, हमने रिलेटिव एटॉमिक मास लिया है, लेकिन हमने उसको जब एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 लिया है तो हमने इसको 12 ही कंसिडर किया है ना, 12 के साथ। यस मैम, 12। यहाँ पे हमारे पास चांसेस ये होते हैं, हमारे पास चांसेस ये हैं, हमारे पास चांसेस किस बात के हैं कि जो कार्बन 12 है हो सकता है कि वहां पे आपके पास कार्बन जो है वो इन फॉर्म ऑफ 13 हो। 13 इंटू 2 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1। अब जब इन सबको ऐड करोगे ना तो ये तुम्हारे पास 46 आता है। ऐसे ही है ना? यस मैम, यस मैम। तो ये जो पीक है ना इसको हम कहते हैं दिस इज m+1 पीक। ठीक है, नाउ m+1 अच्छा, इज डिफरेंट फ्रॉम m+p। m+p वो थी जो मॉलिक्यूलर आइन थी और जिसमें कार्बन का एटॉमिक मास हमने 12 लिया हुआ था। m+1 पीक जो है वो है हमारे पास वो वाली पीक जो के कार्बन के आइसोटोप की वजह से। दिस इज योर m+1। अब तुम लोग ये देख लो कि इसकी अबंडेंस में और इसकी अबंडेंस में काफी फर्क है। दिस इज 1.1%। अगर 100 लेना, 100 एटम्स ऑफ कार्बन ले तो सिर्फ आपके पास 1.1 जो है दैट इज कार्बन 13, और बाकी जो आपके पास 98.9% है वो कार्बन 12 आता है। ठीक है, अब इसी चीज को हमने यूज करते हुए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालने हैं। इस